हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के टारगेट यूपी पीसीएस 2024 रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब परीक्षा की तिथि नजदीक आती है तो हम खंडवार पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारी यह कोशिश होती है कि आपकी परीक्षा को और धार दिया जा सके। इसी कोशिश की कड़ी में आज हम आपके सामने जिस खंड को लेकर प्रस्तुत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम में हम समेटने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सीरीज के इस सफर को हम शुरू करते हैं। चलिए आइए चलते हैं आज के सफर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझते हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न पटल पर आपके सामने है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की बात की जा रही है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग होती है जो विश्व की जो महत्वपूर्ण मजबूत जो मिलिट्री होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये जारी की जाती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पर है। अब नजर डालते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊपर पायदान पर कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, अर्थात ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग। इसमें दूसरे स्थान पर देखेंगे आप रूस है, इसके बाद चीन तीसरे स्थान पर है और भारत की अगर बात करें तो लगातार दूसरे वर्ष भारत चौथे स्थान पर काबिज है। इसमें कुल 60 श्रेणियों के अंतर्गत यह मूल्यांकन किया जाता है और इसमें 140 प्लस देशों को ध्यान में रखते हुए, तकरीबन 145 देशों को ध्यान में रखते हुए इस बार यह रैंकिंग जारी की गई है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, अर्थात वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समानता और समानता, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ किस देश में किया है। इस देश का नाम आपको बताना है। तो इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। ध्यान रखेंगे, इसका शुभारंभ स्विट्जरलैंड के दावोस में, दावोस वहां का मशहूर शहर है, वहां आयोजित जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है उसकी 54वीं बैठक हो रही थी, उसी में इस बात का शुभारंभ किया गया। और दावोस में आपको पता है कि विश्व आर्थिक मंच की जब बात होती है तो उसकी स्थापना भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी वो तिथि है, 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी विश्व आर्थिक मंच की। अब देखिए, 24 जनवरी की तिथि की भी थोड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को चूंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात है तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। इसमें महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये जारी किया गया है, इस दिशा में कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया है। तो देखिए, लिथियम ब्लॉक, लिथियम एक महत्वपूर्ण धातु है। लिथियम चांदी की तरह सफेद होती है, चमकती है और इसका इस्तेमाल भारी पैमाने पर होता है। तो अर्जेंटीना के साथ यह समझौता हुआ है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल भी कहते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके माध्यम से अर्जेंटीना के राज्य स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसका नाम है कैमाइन, इसके साथ एक समझौता हुआ है। और अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन जो ब्लॉक हैं उसकी खोज और विकास के लिए यह समझौता हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना, यहां आप देख सकते हैं इस साउथ अमेरिका के हिस्से में अर्जेंटीना और 3 देश और हैं, चिली, बोलिविया, इनका एक ट्रायंगल है जो कि लिथियम त्रिकोण है। यहां पर लिथियम बहुतायत पाया जाता है, इसलिए अर्जेंटीना के साथ भारत ने यह समझौता किया है। और लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो लिथियम को कहा जाता है। अर्जेंटीना के साथ ये समझौता किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाइड्रोकार्बन की दिशा में जो नवीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी दिशा में प्रयास हो रहे हैं। तो इसमें किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो गुयाना के साथ किया गया। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत की तरफ से यह भूमिका निभाई है, यह भी ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना, इन दोनों के बीच ये समझौता संपन्न हुआ है। तो भारत की तरफ से कौन सा मंत्रालय है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि से 5 साल की अवधि तक ये मान्य होगा, वैलिड होगा। साथ ही
इसमें अगर कुछ अन्य तथ्य को ध्यान दें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, तीसरा क्रम याद रखेंगे चौथे नंबर का, तो तीसरा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा उपभोक्ता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गजा में युद्ध विराम का एक प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगाया है। युद्ध होता है, युद्ध किसी भी देश के लिए उसका भला नहीं करता है, तो ऐसे में उस युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया कि इस युद्ध को रोका जाए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया तो उस पर एक देश ने वीटो कर दिया। वो कौन सा देश है, तो वो अमेरिका है। अब देखिए 15 में से 13 ऐसे देश थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया, लेकिन यहां पर ब्रिटेन जो था उसमें मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, अनुपस्थित रहा। लेकिन यहां पर अमेरिका के द्वारा वीटो कर दिया गया, अर्थात ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जहां तक बात है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता है कि कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो की पावर होती है। किसी भी प्रस्ताव के को अगर वो नहीं मानना चाहते हैं तो वो वीटो कर सकते हैं। इसी शक्ति के तहत अमेरिका ने यहां पर वीटो कर दिया। इसमें कौन से स्थायी सदस्य हैं, तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन ये स्थायी सदस्य हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की जब बात होती है तो आप याद रखेंगे कि इसके लिए भारत को 2 वर्ष के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो 2024, 25 और 25 के बाद तो ये 2 वर्ष हैं जिसके लिए नॉमिनेट किया गया, 24 के लिए भी 25 के लिए भी। और भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में भी आता है, इसलिए भी भारत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत को यहां नॉमिनेट किया जाना इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भारत के साथ देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात ये इसमें शामिल हैं पहले से, तो इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष घोषित किया है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी को लेके, चीनी जो उत्पाद है उसको लेके जो संगठन बना गया है, उसकी 63वीं परिषद बैठक में किसको अध्यक्ष घोषित किया गया। चूंकि अध्यक्ष उसका मेन पद है, मुख्य पद है, तो भारत को घोषित किया गया है, इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत जब किसी भी संगठन का अध्यक्ष बनेगा तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। अब देखें अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अगर बात करें तो चीनी और संबंधित उत्पादों पर शीर्ष अंतरराष्ट्रीय निकाय है, अर्थात पूरे विश्व में सबसे बड़ा निकाय है जो इससे संबंधित उत्पादों को विनियमित नियंत्रित करने की बात करेगा। 1968 के अंतरराष्ट्रीय चीनी समझौते के द्वारा इसको स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है लंदन में, याद रखेंगे। अब देखिए चीनी के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, अर्थात प्रोडक्शन के लिहाज से अगर देखें, उत्पादन के लिहाज से देखें तो दूसरे पायदान पर है। अब सवाल उठता है कि पहले पायदान पर कौन है, तो पहले पायदान पर ब्राजील है। 2022 से पहले भारत पहले पायदान पर था, लेकिन ब्राजील अब पहले पायदान पर है, फिर भारत है, उसके बाद चीन है, तो ये आप याद रखें। अगला सवाल है कि भारत में सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर रहे, वे किस खाड़ी देश के सुल्तान हैं, तो नाम याद रखिएगा, हैथम बिन तारिक, ये भारत की यात्रा पर रहे। किस देश के सुल्तान हैं, तो ये ओमान के सुल्तान हैं। अब देखिए ओमान की स्थिति आप देख लें, ओमान अगर आप यहां पर देखें तो जो अरब प्रायद्वीप है उसमें इसकी स्थिति है और यहां पर यह स्थित है। यहीं के सुल्तान थे हैथम बिन तारिक और इनकी यह पहली भारत यात्रा थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। जब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष उसके सुल्तान की पहली यात्रा हो तो वो महत्वपूर्ण होती है। तो सुल्तान हैथम बिन तारिक जो ओमान के थे, यहाँ भारत की पहली उनकी यात्रा थी और अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में ओमान की स्थिति है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक मुस्लिम कंट्री है और आधिकारिक रूप से इसको सल्तनत ओमान के नाम से भी जाना जाता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ की पहली यात्रा अपनी संपन्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई। 2+2 की मतलब ही हुआ कि भारत की तरफ से 2 और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2। कौन 2 व्यक्ति, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके मध्य वार्ता हुई, तो ये पहले तो उसका उत्तर देख लें कि कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई।
दोनों देशों के, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात इनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये बैठक में भाग लेते हैं और आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं और इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम डोमेन है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एमडीए जिसको कहते हैं, इसमें कैसे अधिक सहयोग दिया जाए इस बात पर जोर दिया गया। साथ ही मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की जो शुरुआत हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2021 में नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मंत्रालय के साथ पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए ये मंत्रालय है, इस मंत्रालय के साथ भारत का मंत्रालय है, किस पूछ रहा है संगठन ने समझौता किया है, तो भारत का आयुष मंत्रालय है। अब आयुष मंत्रालय पहले किसी अन्य नाम से हुआ करता था, आप कमेंट करके बताएं किस नाम से हुआ करता था। और आयुष मंत्रालय का नाम जो आयुष मंत्रालय पड़ा है, वास्तव में ये इसका पूरा नाम क्या है, तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी, इससे मिलकर ये आयुष मंत्रालय बना है और 2003 में इसका ये नाम परिवर्तित हुआ था। ये जेनेवा में आयोजित हुआ है ये समझौता जो किया गया है आयुष मंत्रालय और विश्व बैंक के बीच में, या क्षमा करिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि पारंपरिक और पूरक चिकित्सा जो है, अर्थात जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उस प्रणाली का मानकीकरण करना है, उसका एक स्टैंडर्डाइज करना है, उसको और मानकीकृत करना है, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाना है, सुरक्षा पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रसारित करना है, मतलब इसको और प्रसारित करने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, इसका लक्ष्य है। और जेनेवा में ये समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, माइग्रेशन का मतलब जो प्रवास होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में आप जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, चाहे वो व्यवसाय के लिए किसी अन्य कारण से वहां पर आप रहते हैं, तो इस माइग्रेशन को लेके ये रिपोर्ट जारी की गई है, आउटलुक रिपोर्ट है। कौन जारी किया है? तो OECD ने जारी किया है। इसका पूरा नाम क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD के द्वारा जारी किया गया है। ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है और इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। साथ ही वर्ष 2021 और 22 में भारत चीन को पछाड़कर जो OECD देशों में, OECD में कुछ देश सम्मिलित हैं, उन देशों में चीन को पछाड़कर भारत आगे आ गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 0.41 मिलियन जो आंकड़े हैं प्रवासियों की संख्या है वो लगभग होती है, और अगर चीन की बात करें तो 0.23 मिलियन है। तो इस लिहाज से भारत चीन को पछाड़कर आगे आ गया है। और आप देखें, भारत पहले पायदान पर, चीन दूसरे पर और रोमानिया तीसरे पायदान पर है। ये 2 लाख प्रवासी रोमानिया में भी हैं, तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटित खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की विकास परियोजना है? ध्यान रखेंगे, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना है, इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। ये परियोजना बांग्लादेश के साथ है। इसका निर्माण जो है किया गया है, 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई है इसमें, और कुल लागत के साथ जो भारत का रियायती ऋण सुविधा है वो भी इसको प्रदान किया गया है। इसमें मोंगला बंदरगाह है, मोंगला बंदरगाह को खुलना के मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया गया है और उसमें लगभग 65 किलोमीटर जो ब्रॉड गेज रेल लाइन मार्ग है उसका निर्माण किया गया है, जिसके तहत यह कनेक्टिविटी बन गई है। तो बांग्लादेश के साथ इसका संबंध है खुलना मोंगला बंदरगाह का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक जिसको हम कहते हैं। एक होता है जो चालक होता है पूर्ण रूप से, सुचालक जिसको इस्तेमाल करते हैं शब्द, एक होता है कुचालक जिसमें उष्मा का संचार नहीं होता है, एक बीच की कड़ी होती है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खासियत यह होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता घट जाती है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, अर्धचालक की बात करें, तो यह एक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक और कुचालक यानी कि उष्मा का संचार होना और उष्मा का संचार बिल्कुल ना होना, इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें अधिकांश जो सिरेमिक होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग आप देखेंगे डायोड में, ट्रांजिस्टर में, एकीकृत सर्किट बनाने में, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये
ये जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के रूप में किस देश के साथ एक समझौता किया गया है, चूंकि इसका इंपॉर्टेंस है तो ये जापान के साथ समझौता किया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कैलिक्स कोका नामक वैक्सीन विकसित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दें। कैलिक्स कोका नाम की एक वैक्सीन है, वास्तव में नशा, विशेष रूप से जो कोकीन का नशा है वो बहुत घातक नशा है और इसके जो चपेट में आने के बाद नशेड़ी मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसको लेने के बाद एक अजीब सा आनंद का अनुभव होता है उनको। उनके मस्तिष्क के विशेष हिस्से से एक डोपामाइन जो है वो हार्मोन स्रावित होता है और उनको आनंद का अनुभव होता है। तो इसमें एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है कैलिक्स कोका, और इस वैक्सीन को विकसित किस देश ने किया है, आपके सामने सवाल यही है, तो उसका उत्तर है ब्राजील ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इस वैक्सीन को जब आप लगाएंगे तो शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, उसको ये ट्रिगर कर देगा। ट्रिगर कर देगा मतलब उसको बढ़ा देगा और कोकीन के प्रभाव को बाधित करेगा। कैसे बाधित करेगा? तो जो कोकीन के इसमें जो अणु होंगे उनके साथ जाके ये एंटीबॉडी बनाएगा और उसके आकार को काफी बड़ा कर देता है। तो जो कोकीन के अणु हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं वो मस्तिष्क के उस विशेष हिस्से में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, और जब प्रवेश नहीं करेंगे तो उस विशेष हिस्से से जो डोपामाइन का श्रवण होता है वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो आनंद का अनुभव नहीं होगा, और जब आनंद का अनुभव ही नहीं होगा तो जो नशेड़ी है, इस व्यक्ति जो इसके चपेट में है, वो इसके कुप्रभाव से बचेगा। तो ये टीका बेसिकली इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये सक्षम एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और इसके परिणाम स्वरूप कोकीन के जो अणु हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे मस्तिष्क का जो इनाम केंद्र होता है, जिसको मेसोलेम्बिक प्रणाली में, वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये याद रखेंगे, ब्राजील इस टीके को विकसित कर रहा है। ये टीका अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इस रिपोर्ट को ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट है 2023 2 डिग्री इज टू हाई। तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं, इसने ये प्रकाशित की है, याद रखेंगे। इसके निष्कर्ष क्या है? पृथ्वी के जमे हुए हिस्सों को ग्लोबल वार्मिंग के जो खतरे हैं उससे बचाने के लिए, उस पर अपरिवर्तनीय क्षति जो है उसका अनुभव करने के लिए। क्रायोस्फीयर क्या होता है? तो इसमें बर्फ की चादरें आती हैं, ग्लेशियर, बर्फ और परमाफ्रॉस्ट आते हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब पृथ्वी की सतह और उसके नीचे जमी हुई जो परतें होती हैं, तो उस सारी चीजों का ये अध्ययन करेगा। इसमें ध्रुवीय महासागर भी सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग हेतु किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, चिकित्सा उत्पाद विनियमन मतलब जो चिकित्सा से संबंधित, मेडिकल से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उनके विनियमन के लिए और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसी देश के साथ एक समझौता किया गया, एक सहयोग के लिए। तो किस देश के साथ किया गया है? तो नीदरलैंड के साथ किया गया है। देखिए, यह हस्ताक्षर दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम अर्थात WLPF की बैठक के दौरान किया गया। कभी कभी ये भी आपको स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा कि ये किस देश के साथ किया गया और किस बैठक के दौरान। तो याद रखेंगे, WLPF की बैठक के दौरान ये समझौता हुआ। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर बनाया गया एक मंच है। ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर बनाया गया एक मंच है और इसका उद्देश्य ही है दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को कि उसको सुलभ बनाना, वहां तक जो पहुंच है उसको लोगों को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। तो नीदरलैंड के साथ ये समझौता किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हमेशा किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो वैश्विक भूख सूचकांक हमेशा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें भारत के स्थान की बात की जा रही तो 111वें स्थान पर है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्थुंग रहल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह भी ध्यान रखेंगे। आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और जर्मनी का वेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। 2022 में भारत इस सूचकांक में 107वें स्थान पर था, वर्तमान में 111वें स्थान पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ सैन्य साजो सामान के सह विकास एवं सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता किया है? तो इसका उत्तर है इटली के साथ। भारत और इटली के रक्षा मंत्री के बीच हुआ है, राजनाथ सिंह और गुइदो क्रोसेतो के बीच। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और गुइदो क्रोसेतो इटली के हैं, इनके बीच यह समझौता हुआ है। रक्षा प्रौद्योगिकी
सहयोग पर यह पूरा का पूरा समझौता केंद्रित है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला सवाल है कि भारत ने किस खाड़ी देश के साथ विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन की बात की जा रही है। ये समझौता किया गया है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के रियाद में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और हरित हाइड्रोजन आपको पता है कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। पवन, सौर और जल विद्युत जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, उसका उपयोग करके जो विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसको उत्पादित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण हेतु एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है और यह जलवायु परिवर्तन के शमन में भी मदद करता है। कोई भी इस प्रकार का जो स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। तो सऊदी अरब के साथ ये समझौता हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा इजराइल से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। देखिए, वहां जब युद्ध छिड़ा गजा में, तो वहां पर कुछ भारतीय फंसे थे और उनको वापस लाने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की गई है, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन अजय। यह घोषणा गजा पट्टी में हमास उग्रवादियों के द्वारा लक्षित जब हमला किया गया, तो उसमें फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए जो सैन्य अभियान है, उसको देखते हुए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इजराइल द्वारा यह कार्रवाई क्यों की गई? तो वहां पर एक युद्ध छिड़ा, क्योंकि उसकी सीमाओं के भीतर एक गंभीर और हिंसक हमला हुआ। उसके जवाब में यह कार्रवाई वहां शुरू हुई, जिसमें कुछ भारतीय भी फंसे थे, जिनको ऑपरेशन अजय की तरह वापस लाया गया। अब अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर दूसरा, पहला कौन सा है? तो पहला अंगकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। दूसरा हिंदू मंदिर है सबसे बड़ा तो ये यूएसए में है, इसका उद्घाटन किया गया। बेसिकली स्वामीनारायण जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से ये अक्षरधाम मंदिर ही है, वहां पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, यूएसए में इसका उद्घाटन किया गया। और भारत के बाहर निर्मित स्मारकीय मंदिर की श्रेणी में कंबोडिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण 2015 में शुरू हो गया था और इसको बनाने में लाइम स्टोन है, पिंक सैंडस्टोन है, मार्बल ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। और खास बात यह है कि इस पूरे मंदिर की जो डिजाइन है वो भारत के द्वारा ही तैयार की गई है, भारत में ही इसको विकसित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत ने किन 3 देशों के साथ मिलकर I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकता है कि क्या है, तो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है। किन 3 देशों के साथ मिलकर? इसमें भारत भी सम्मिलित है, तो महत्वपूर्ण है। तो इसमें इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत तो है ही। इसके साथ मिलकर ये I2U2 जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है उसकी घोषणा की गई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब 78वां सत्र चल रहा था, उसी सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई। और I2U2 की बात करें तो पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी इसको जाना जा रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में किसको जाना जा रहा है? तो I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम को जाना जा रहा है। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? देखिए, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, राइनो, भारत में भी राइनो पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंघी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गैंडा प्रजातियों के वर्तमान जनसंख्या अनुमान के लिए उनके रुझान का दस्तावेजीकरण करती है। मतलब उनके जनसंख्या की क्या स्थिति है, उनका रुझान क्या है, मतलब उनकी स्थिति क्या है, इस बात को दर्शाने के लिए यह रिपोर्ट बताती है। किसके द्वारा जारी की है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है। गैंडों के कौन से वो 5 प्रकार हैं? तो देखिए, अफ्रीका में सफेद गैंडा है और काला गैंडा, एशिया में भारतीय गैंडा, जावा में जो है जावा गैंडा है और सुमात्रा में भी गैंडा है। तो ये 5 कैटेगरी को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और विश्व गैंडा दिवस इस बीच आप याद रखेंगे कि 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में परिवहन के कौन से माध्यम शामिल होंगे? तो इसमें शिपिंग और रेलवे दोनों माध्यम शामिल होंगे। G20 सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल हैं, याद रखेंगे। तो भारत में घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर शिपिंग और रेलवे का माध्यम शामिल होगा। हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य किसको बनाया गया है? याद रखेंगे G20, जिसमें कि
19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसके मेंबर थे। अब अफ्रीकी संघ को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया है। कब बनाया गया? तो G20 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से आप देखेंगे तो कुल विश्व के जीडीपी का लगभग 85%, सकल व्यापार का 75% और विश्व की जनसंख्या का 2/3 ये कवर करता है। इस लिहाज से आप देखें तो यहां पर अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असौमानी इसके अध्यक्ष हैं। G20 की स्थापना की अगर बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित हैं। इसको लेने के बाद इसकी संख्या अब एक और बढ़ जाएगी। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मतलब उस देश में अभी तक गर्भपात अपराध था, अब वो अपराध नहीं है, उस श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो उस देश का नाम है मैक्सिको। ध्यान रखेंगे मैक्सिको की स्थिति यूनाइटेड स्टेट के ठीक नीचे, यहां पर आप देख सकते हैं ये मैक्सिको की स्थिति है। ये वो ऐसा देश है जिसने कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। पहले यहां पर इसके लिए 3 वर्ष तक के कैद की सजा दी जाती थी, जुर्माना भी लगाया जाता था, लेकिन अब इस देश ने मैक्सिको ने इसको अपराध से बाहर कर दिया। हाल ही में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम जिसको कहते हैं, इसकी 12वीं बैठक कहां आयोजित की गई? ध्यान रखिए इसकी 12वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की राजधानी में अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है तो महत्वपूर्ण होता है। तो मिडकॉम, पहले तो ये भी याद रखेंगे क्या है मिडकॉम। तो मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति है, इसको मिडकॉम भी कहते हैं। नई दिल्ली में इसकी 12वीं बैठक आयोजित की गई। चौथी बैठक तो 12वीं बैठक। अब भारत ने 1957 में मलेशिया के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मलेशिया आसियान में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मलेशिया में 7.2% आबादी भारतीय मूल की है, वहां भारत के काफी लोग रहते हैं। ये कुछ ऐसे दक्षिण एशियाई देश हैं या मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसे देश हैं, यहाँ पर भारतीय परंपराएं काफी देखने को मिलेंगी क्योंकि भारतीय बड़ी मात्रा में वहां रहते हैं। रामलीला, विजयादशमी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मलक्का जलडमरू और दक्षिण चीन सागर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों से घिरा मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ भी है और भारत की समुद्री संपर्क रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये मैप में स्थिति आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल के इधर यहाँ पर मलेशिया की अवस्थिति है। आगे अगर देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो देखें ये 13वां देश बन गया। उपभोक्ता मामले विभाग का लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन जो है अब OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हो गया है। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? तो लीगल मेट्रोलॉजी की ही एक शाखा है जो माप और माप उपकरणों से संबंधित विनियमन करती है और कानून पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी अगर बात करें OIML की स्थापना की तो 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि OIML की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय पेरिस में है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है, मतलब जो स्टैंडर्ड तय किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उसी का ये एक इकाई है जो कि कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों और उद्योग द्वारा उपयोग के लिए मॉडल नियम, मानक संबंधी दस्तावेजों को विकसित करता है, मतलब नियम बनाता है और जो भी दस्तावेजीकरण होता है इस क्षेत्र में उसको करने का ये कार्य करता है। भारत को वायुसेना के लिए किस देश से पहला C-295 MV परिवहन विमान मिला है? तो ध्यान रखेंगे ये विमान की तस्वीर देख सकते हैं, C-295 MV परिवहन विमान है। पहले तो इसकी श्रेणी याद रखेंगे कि ये परिवहन विमान है और इसकी क्षमता, परिवहन विमान अमूमन थोड़े से बड़े होते हैं और इसको रसद वगैरह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह विमान महज 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है, मतलब बड़ा होने के बावजूद ये कम दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है, ये इसकी खासियत है। और भारत चीन सीमा के नजदीक जो लद्दाख है, कश्मीर है, असम, सिक्किम जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं जो सेंसिटिव भी हैं, सीमा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो वहां पर वायुसेना के ऑपरेशन में ये शामिल हो सकता है। C-295 समसामयिक तकनीकी के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है और भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों के पुराने बेड़े को रिप्लेस करेगा। मतलब इससे पहले इस कार्य के लिए एवरो 748 जो विमान है इस्तेमाल होते थे, अब उसकी जगह C-295 MV परिवहन विमान को सम्मिलित किया जाएगा। हाल ही में किसे पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया गया है। ये पाकिस्तान के 8वें अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर
और राष्ट्रपति कौन है उस पर भी नजर डालें तो आरिफ अलवी वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए मातृ आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? शिशुओं की सुरक्षा के लिए एक वैक्सीन है, इसका निर्माण किसने किया है? तो फाइजर ने किया है। आपको याद होगा कि फाइजर ने कोविड के समय भी वैक्सीन डेवलप की थी। ये पहली वैक्सीन है जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में उपयोग के लिए इसको मंजूरी मिल रही है। यह गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह के बीच दी जाती है। तो याद रखेंगे, यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए आरएसवी मैगजीन जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। इसका निर्माण फाइजर द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के प्रयोग पर ही रोक लगा दी है? तो ये वो देश है इराक। यहां पर अब होमोसेक्सुअलिटी शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। अर्थात समलैंगिकता की जगह अब सेक्सुअल डेविएंस इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो होमोसेक्सुअलिटी की जगह अब सेक्सुअल डेविएंस इस्तेमाल किया जाएगा। इराक ने यह कदम उठाया है। और समलैंगिकता जो है वो 60 से अधिक देशों में अपराध है और 130 से अधिक देशों में इसको अपराध न मानते हुए इसको वैध करार दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10वीं भारत नेपाल लाइन ऑफ क्रेडिट, देखिए एलओसी के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी समीक्षा बैठक कहां किया गया इसका आयोजन? तो ये काठमांडू में किया गया, नेपाल की राजधानी है। नेपाल में भारत द्वारा वित्त पोषित कुल 1.65 अरब डॉलर की 4 परियोजनाएं भी चलती हैं, जिसमें नेपाल में कोसी कॉरिडोर है, मोदी लेखनाथ है, सोलू कॉरिडोर है, धाल के बार भिट्टा मोड़ है। ये कुछ परियोजनाएं जो नेपाल में चल रही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग जेटीएससी की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ये बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और 2019 में आयोजित चौथी जेटीएससी बैठक के बाद 4 वर्ष से अधिक अंतराल के बाद यह आयोजित किया गया है। और भारत और वियतनाम की अगर बात करें तो इनका जो संबंध है ये काफी पुराना है। 23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार भी है और आसियान देशों में 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। तो याद रखेंगे, भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग जेटीएससी की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से आपको पता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा सशक्त माना जाएगा? जब उसके माध्यम से आप जितने ज्यादा देशों की यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो भारत में इस बार कौन से स्थान पर है? तो 80वें स्थान पर है। अर्थात जब भारत का आप वीजा धारण करेंगे तो आप 57 देशों की यात्रा कर सकेंगे वीजा फ्री। साथ ही सिंगापुर जो कि पहले पायदान पर है, अगर उसका पासपोर्ट आप धारण करते हैं तो 192 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल आप कर सकेंगे। अर्थात इन देशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी यात्रा वीजा फ्री ट्रेवल की, वो देश का पासपोर्ट उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान के है, केवल 27 देशों में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में भारत को शामिल किया गया है। कौन सा है? हाल ही में वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप। तो चैंपियंस ग्रुप क्या है? वैश्विक संकट समाधान समूह का ये ग्रुप है और भारत को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए किसे शेरपा नियुक्त किया गया है? तो ये संजय वर्मा को इसके लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में वैश्विक संकट समाधान समूह अर्थात जीसीआरजी की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो इसमें भूमिका थी उनकी। खाद्य ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए इसका गठन हुआ है। इसका उद्देश्य है इसको दूर करना। हाल ही में किसे एससीओ का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, एससीओ का नया स्थायी सदस्यता कौन किसको प्राप्त हुआ? किस देश को? तो ईरान को प्राप्त हुआ है। अभी तक एससीओ में कितने देश थे सदस्य? तो 8 देश थे इसमें शामिल थे। अब ईरान के सम्मिलित होने से इसकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कौन कौन से वो सदस्य देश थे। तो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अब एक सम्मिलित हो गया ईरान। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 1996 में 1996 में हुआ था। संघाई 5 के रूप में इसका गठन हुआ था। 2001 में ये एससीओ के रूप में जाना गया जब उज्बेकिस्तान इसमें सम्मिलित हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। आप ध्यान रखेंगे। और यह कदम कब उठाया गया? तो 1 जुलाई 2023 को वहां पर लागू हुआ। प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी इसमें शामिल हैं और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने लागू किया क्रिस
हिपकिंस उनका नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाएं सम्मिलित हैं। आपको पता है कि फोर्ब्स जो है एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो है वो एजेंसी है, कंपनी है, और ये हर वर्ष ये शक्तिशाली महिला, पुरुष, अमीर व्यक्तियों की सूची इस तरह जारी करता है। तो उसमें जो विश्व की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसमें 4 भारतवंशी महिलाएं भी हैं जो भारत की मूलवंशी हैं। उसमें कौन कौन है? तो जयश्री उलाल, इनको 15वीं रैंक मिली है। नीरजा सेठी 25वीं रैंक है। नेहा नरखेड़े 50वीं रैंक है, और इंदिरा नूई जो कि 77वें रैंक पर हैं। तो 4 भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विस आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो देखिए, तमिलनाडु का नागपट्टिनम है और कांके संतुरई, तो कांके संतुरई को पूछ रहा है कि ये किस देश में इसकी अवस्थिति है। कांके संतुरई की स्थिति श्रीलंका में है, ये याद रखेंगे। श्रीलंका के उत्तर में यहाँ जाफना प्रांत है, और ये नागपट्टिनम की स्थिति आप देख सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो फेरी सर्विस है उसको शुरू किया गया है, और 40 वर्ष के बाद ये फिर शुरू हुआ है। इसका मतलब 40 वर्ष पूर्व ये चलता था। 12 मासी यात्रा होगी, मतलब 12 मास फेरी सेवा ये चलेगी। नौका सेवा जो है दोनों देशों के लोगों के लिए सालों भर आवाजाही आसान होगी। इसके अलावा श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये 2 दिवसीय भारत की यात्रा किए। तो दोनों देशों के बीच जो संबंध के लिहाज से भी इसको बढ़िया माना जा रहा है, और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को भी नए स्तर पर ले जाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी अपनाया जा रहा है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच जो संपर्क है उसको बेहतर बनाने में, संबंधों को बेहतर बनाने में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का जो सम्मान है ये किसी देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो फ्रांस का ये सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो है वो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। और सम्मानित अतिथि के रूप में बैस्टिल डे की जो परेड है, वहां पर बैस्टिल का किला था, जब 1789 की वहां क्रांति हुई थी, तो बैस्टिल के जो जेल होती थी उसमें वहां के अपराधियों को डाला जाता था। तो वहां पर आम जनता ने उस किले पर कब्जा किया था, और वहां पर यह माना जाता है कि तब से तानाशाही का अंत हुआ, राजशाही का अंत हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में बैस्टिल डे मनाया जाता है। तो बैस्टिल डे की परेड जो है विश्व की सबसे पुरानी परेडों में एक है। इसकी शुरुआत काफी पहले 1880 से हो गई थी, ये परेड तब से शुरू है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बैस्टिल डे परेड में भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए, और सर्वोच्च सम्मान जो फ्रांस का है वो इनको प्रदान किया गया। उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस अरब देश के साथ आईआईटी दिल्ली कैंपस खोलने के लिए समझौता किया है? मतलब आईआईटी दिल्ली कैंपस खोला जाएगा, किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब वहां भी कैंपस खोलने के लिए समझौता हुआ है। तो अबू धाबी में एक नया आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? अबू धाबी में। ध्यान रखेंगे आप, ये भी पूछ सकता है। वहां पर किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता हुआ। जुलाई 2023 में 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कोलंबो में आयोजित किया गया। क्या उद्देश्य है? नाम से स्पष्ट है कि ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन अर्थात जो पर्यटन के लिए जो एजेंट्स होते हैं उनका जो संगठन है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो क्षेत्रीय पर्यटन है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, द्विपक्षीय संबंधों को कैसे सशक्त बनाया जाए। वास्तव में इस सम्मेलन का विषय ही था सीमाओं के परे बदलते जीवन, अर्थात दोनों देशों की सीमाओं के परे बदलते जीवन, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हुआ। इन सत्रों का आयोजन सिनमॉन ग्रैंड कोलंबो और शंग्रीला होटल समूह जो भारत का, इन दोनों के बीच में मिलकर हुआ। आगे देखें, अगला प्रश्न है, वह देश जिसके साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन सा देश है ये पूछ रहा है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए? तो सिंगापुर के साथ विभिन्न प्रकार के समझौते किए गए जिसमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके तहत क्या किया गया? तो अर्बन डेवलपमेंट में अयोध्या के कुधा केशवपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अलावा वो 6 अलग अलग जो कंपनियां हैं उसके माध्यम से सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, एमएसएमई के अपग्रेडेशन हो गए, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बीच में समझौता हुआ। तो ये समझौता बेसिकली जो आर्थिक समझौता है सिंगापुर के साथ किया गया है।
हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका के साथ इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ध्यान रखेंगे, फरवरी 2023 में परियोजना का विस्तार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। संख्या भी महत्वपूर्ण है, कभी पूछ लेते हैं कितने चीते लाए गए, तो 12 चीते लाए गए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में चीते लगभग 70 वर्षों से विलुप्त हैं, आपको पता है। प्रोजेक्ट चीता देश में इस प्रजाति को फिर से लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरण का प्लान था, ये किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे श्योपुर जिले में है इसकी स्थिति है। और भारत ने प्रोजेक्ट चीता जो है औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू किया गया। और वर्ष 1952 से ही जो चीते हैं वो विलुप्त घोषित किए गए हैं, तो इसके लिहाज से ये प्रोजेक्ट भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य, सौर गठबंधन का जो ये गठबंधन है ये अस्तित्व में कब आया? तो आपको याद होना चाहिए कि 2015 में COP21 जब हो रहा था उस समय इसकी बात की जा रही थी। तो ब्राजील इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के वितरण में वृद्धि के लिए एक सक्रिय तथा सदस्य संचालित और सहयोगी मंच है। सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए बात करता है। उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। शुरुआत में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में इसकी संकल्पना की गई। कब की गई? तो 2015 में जो COP21 हो रहा था उसी के दौरान इसकी संकल्पना की गई। वर्तमान में अगर देखें तो 97 देश ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसको अनुमोदित किया है, और इसका नया सदस्य जो है वो ब्राजील बना है। अगला प्रश्न है कि वह वैश्विक वित्तीय संस्थान जिसके साथ गन्ना किसानों के वृहद हित लाभ को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के साथ यह समझौता किया गया है गन्ना किसानों के संबंध में। इसको ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक के साथ समझौता है, महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक की ओर से अजित राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से इसके महासचिव दीपक गुप्तारा ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो उत्तर प्रदेश में जो निजी चीनी मिलों का एक प्रमुख संगठन है। तो इसकी तरफ से दीपक गुप्तारा साहब थे और विश्व बैंक की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अजित राधाकृष्णन जी थे। इनके बीच में इस MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। विश्व बैंक को आप ध्यान में रखेंगे कि 1944 में IMF के साथ मिलकर इसका पुनर्निर्माण और विकास हुआ और अंतरराष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD ही विश्व बैंक बन गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को, अब ध्यान रखना है, भारत दे रहा है उपहार में, तो वियतनाम को दिया है। INS कृपाण एक खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, 65% इसका स्वदेशी है, 65% हिस्सेदारी। 1991 भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था और इसका लगभग 65% भाग स्वदेशी है। भारत ने 1956 में ही हनोई में महावाणिज्यिक दूतावास, हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी, यहाँ पर 56 में अपना दूतावास स्थापित किया। मतलब भारत की तरफ से जो दूतावास है वियतनाम में 56 में स्थापित हुआ, मतलब उसके संबंध की नींव पड़ी। और वियतनाम ने 1972 में अपना राजनयिक मिशन यहाँ पर स्थापित किया। तो दोनों देशों के जो संबंध है वो काफी पुराने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? किसने शुरू की? विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा तो ढाका में शुरू की है। इस परियोजना की शुरुआत ढाका कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। क्या लक्ष्य है? उच्च जोखिम वाले जो राजमार्ग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कें हैं, चयनित शहरों में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो मौतें हैं, चोटों को कम करना इसका लक्ष्य है। अर्थात सड़कों की डिजाइनिंग, सड़कों को इस तरह से बनाया जाए, उनकी स्थिति अच्छी हो ताकि इन चीजों में, इन दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात गाजीपुर एलेंगा N4 और नटोर नवाबगंज N6 पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रख लें, अजय बंगा हैं, 14वें अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि मई 2023 को कोरिया गणराज्य का वह प्रांत जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए, कोरिया गणराज्य का एक प्रांत है जिसके साथ उत्तर प्रदेश समझौता करता है। तो उत्तर प्रदेश के समझौता करने के कारण यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो वहां का प्योंगसांगबुक डो प्रांत है, इसके साथ समझौता हुआ है। इसके तहत क्या है, दोनों प्रांतों में प्रगति और विकास के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किस देश का प्रांत है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, ये कोरिया गणराज्य का प्रांत है। 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी थी श्री रत्ना, वो जल मार्ग से दक्षिण कोरिया की यात्रा की और वहीं पे एक राजकुमार से इनकी शादी हो जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं, और वहां से राजा सुरो से विवाह कर लिया इन्होंने। इसके बाद ही वहां के साथ ये संबंध है, और संबंध के कारण ही जो जिम गवांग साम्राज्य है उसका प्रतीक था जुड़वा मछली। और आपको अयोध्या में भी ये जुड़वा मछली की जो संरचना है, जो आकृति है, वो कई जगह दिखाई देती है, जो इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या, साथ ही अयोध्या और कोरिया का जो गिम्हे शहर है, सिस्टर सिटी इसको घोषित किया गया है। तो ये भी एक तथ्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2023 को FIPIC फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का आयोजन किया गया। कहां किया गया, तो पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में किया गया। क्या है, FIPIC फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसका आयोजन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में यह जगह है, वहां पर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री जो है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इसकी सह अध्यक्षता किए। मतलब वहां के पापुआ न्यू गिनी की जो प्रधानमंत्री थी इसकी अध्यक्षता की और भारतीय प्रधानमंत्री की सह अध्यक्षता की है। इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देश हैं, PIC जिसको कहते हैं, वो इसमें हिस्सा लिए। और भारतीय प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रदान किया गया। तो देखिए, फ्रांस में भी सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था, यहाँ पापुआ न्यू गिनी में भी किया गया। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, GCL से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री जी को। अगला प्रश्न है, 16 मई 2023 से 27 मई 2023 तक कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, तो कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया जाता है। कोस्टल डी एरिया फ्रेंच रिवेश में इसको आयोजित किया गया। इसका 76वां संस्करण था। कान फिल्म जो है फेस्टिवल, इसकी शुरुआत 1946 में ही हो गई थी और इस फिल्म फेस्टिवल को ऑफिशियली 1951 में 1951 में FIAPF अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने मान्यता दे दी थी। तो 1951 से इसको मान्यता मिली। शुरुआत 1946 से हुई। 76वां संस्करण था। फ्रांस के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेस में इसका आयोजन किया गया 2023 में 27 मई 16 मई से 27 मई के बीच। रूबेन ओस्टलुंग को जूरी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो रूबेन ओस्टलुंग इस बार जूरी अध्यक्ष थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो हिरोशिमा में इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, अर्थात वहां हिंसा हुई थी। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करके एक अहिंसा के संदेश देने की कोशिश भी की गई है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में उनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सांकेतिक रूप से एक परमाणु और तबाही को रोकने और परमाणु निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए G7 और उसके भागीदारों की साझा प्रतिबद्धता को ये कदम प्रदर्शित करता है। साथ ही इस प्रतिमा को वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत की भूमिका और योगदान के साथ जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर जापान के साथ साझेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। आगे बात करें तो विश्व का वह कौन सा देश जहां हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। देखिए, वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना है, उसका शुभारंभ किया गया। विश्व का वह देश जहां विदेश मंत्री ने शुरुआत की, तो युगांडा है वो देश जहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। युगांडा को अफ्रीका की ओर से 2022 से 2025 के लिए गैर इलाकेदार आंदोलन अर्थात JNM का अध्यक्ष चुना गया है और आंदोलन की हर 3 साल में ये बदलती है। अब देखें, अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। भारतीय उच्चायोग ने दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में, पूछ रहा है, अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है।
तो ये कुश्तिया शहर है। कुश्तिया शहर बांग्लादेश में, उसकी स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन और व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। और बांग्लादेश में भारतीय उच्च जो आयुक्तालय है वो दुनिया का सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र चलाता है। यह तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश में जो भारतीय जो उच्चायुक्त आयुक्तालय है वो दुनिया का सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र चलाता है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस समय शेख हसीना है। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को निलंबित कर दिया? तो विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था कौन है? तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है और सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था है। इससे रूस को निलंबित कर दिया गया है। वास्तव में जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, इसमें रूसी सैनिकों द्वारा जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया, इस आरोप को लेकर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही आप देखेंगे इस परिषद का गठन कब हुआ? तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसके पहले क्या था? तो पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान इस परिषद ने ले लिया था। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो रूस को इससे निकाला गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने इसकी घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI की घोषणा की है। क्या उद्देश्य है? तो स्थायी ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए। साथ ही GFI का नेतृत्व भारत में डेनिश दूतावास और महावाणिज्य दूतावास द्वारा किया गया। और GFAI का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे इकोसिस्टम की स्थापना करना जो भारत में सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ को बढ़ावा दे। साथ ही भारतीय और डेनिश दोनों क्षेत्रों के व्यवसाय, सरकारी संस्था, अनुसंधान संस्थान और वित्तीय हितधारकों के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से अलग होने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों OPEC और उसके 10 सहयोगी देशों द्वारा तेल उत्पादन में और अधिक कटौती करने का फैसला किया गया। और इस फैसले के बाद क्या हुआ कि एक देश है अंगोला, उसने इस नीति का विरोध किया और इसी के फलस्वरूप अंगोला जो है वो कहा कि हम इस संगठन से अलग होंगे। तो अंगोला इससे अलग हो जाता है और अलग होने के बाद अब इसमें जो सदस्य हैं वो 12 रह जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। OPEC क्या है? तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली ये सारे तेल प्रोडक्शन वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पर तेल उत्पादन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंगोला 2007 से इस समूह में शामिल था, जो अब इस समूह का सदस्य नहीं रहेगा। अब वो बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के जिस शहर में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है वो शहर कौन सा है? तो ऑकलैंड है। कहां पर है? तो न्यूजीलैंड में है। ये ध्यान रखना है। इससे भारत के राजनयिक पहुंच को और विस्तार मिलेगा। वर्तमान में ऑकलैंड में अगर बात करें तो भारत का एक वाणिज्यिक दूतावास क्रियाशील है और वाणिज्यिक दूतावास के खुलने से महावाणिज्यिक जो दूत हैं उनकी नियुक्ति वहां पर हो सकेगी। भारत न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो व्यापार जो परिषद है वो ऑकलैंड में है, भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद। भारतीय उच्चायोग जो है वो वेलिंगटन में है, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, और इसके प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन है। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा आयरन डोम क्या है? तो आयरन डोम आपने देखा होगा कि जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो उसका एक तंत्र था जिसके ऊपर उसको बहुत गर्व था। आयरन डोम उस तंत्र का नाम है, उस प्रणाली का नाम है। तो इजराइल का बेसिकली ये एंटी मिसाइल सुरक्षा कवच है और ऐसा कहा जाता था कि इसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। तो आयरन डोम क्या है? तो ये छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अर्थात जब उसके ऊपर वायु से कोई हमला होगा तो उसको हवा में ही मार के वो नष्ट कर देगा। इसमें एक रडार लगा होता है, फिर उसको ट्रैक करने के लिए सिस्टम लगा होता है और उसमें मिसाइल प्रणाली होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं, रडार, तामिर है और इंटरसेप्टर मिसाइल इसमें शामिल होती हैं। तो इजराइल पर हमला करने वाली जो मिसाइलें हैं, रॉकेटें हैं, उसको ट्रैक करेगा और बेअसर कर देगा। इसको 2011 में वहां पर तैनात किया गया था। आयरन डोम में 3 प्रणालियां होती हैं, रडार, हथियार नियंत्रण और मिसाइल फायर। तो देखिए रडार क्या करता है? रडार का काम ही होता है कि ट्रैक करना। ट्रैक करने के बाद जो हथियार नियंत्रण है वो क्या करेगा, जिसको BMC कहते हैं। BMC
बेसिकली बीच में होता है, रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच में संपर्क स्थापित करता है। वो इंटरसेप्टर जहां मिसाइल जो हमला करने के लिए लगी है उसको सूचना देगा और सूचना देने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये इस सिस्टम पर ये कार्य करता है। इसके 3 हिस्से हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 को आपातकाल लगाए जाने को लेकर चर्चा में रहा अम्हारा क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो अम्हारा क्षेत्र एक था जहां पर अगस्त 2023 में आपातकाल लगाया जाता है। कहां है? तो इथियोपिया में है। अब ध्यान दें आप, इथियोपिया की स्थिति आप देख रहे हैं, गल्फ ऑफ अदन के पास यहाँ पर इथियोपिया की स्थिति है, अरब प्रायद्वीप के नीचे यहाँ पर है और अरेबियन सी में है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो एरिया है वहीं पर इथियोपिया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपातकाल क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के परिणाम स्वरूप यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो गई थी और इस हिंसा को देखते हुए इस संघर्ष में क्या था, तो फानो नाम का एक स्थानीय जो जाति जो है वो उसमें शामिल थी। और अम्हारा क्षेत्र जो है यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अम्हारा लोगों की मातृभूमि है। यहाँ पर हिंसा होती है और इसके कारण यहाँ आपातकाल लगाना पड़ा था। अम्हारा इथियोपिया के 2 सबसे बड़े जातीय भाषाई समूहों में से एक है, इसलिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी देश श्रीलंका की वह परियोजना जिसको हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला भारत सरकार ने किया, मतलब पड़ोस में देश में चल रही है यह परियोजना और उसको वित्तीय सहायता देने का फैसला भारत के द्वारा किया गया है। तो महत्वपूर्ण है श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना SLUDI। श्रीलंका में एक विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना है, इसको भारत ने समर्थन देने की बात कही है, वित्तीय सहायता देने की बात कही। यह निर्णय श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम को सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, जो चेहरे हैं, जो आइरिस है, जो फिंगरप्रिंट डेटा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बायोमेट्रिक जानकारी है वो एकत्र करें। हमारे यहाँ भी जो आधार प्रणाली है वो लगभग ऐसी ही है, इसमें भी हमारी बायोमेट्रिक जानकारी संचित होती है। तो ऐसी ही प्रणाली यहाँ पर श्रीलंका में है जिसको भारत वित्तीय सहायता देने की बात कर रहा है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे है, वहां के राष्ट्रपति पद पर आसीन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा आरास डोरा गैस क्षेत्र विवाद, इसमें शामिल देश कौन है? तो आरास डोरा गैस क्षेत्र में आप देखें सबसे पहले ये है कहा, तो देखिए कुवैत, सऊदी अरब, यहाँ इसके पास इसकी स्थिति है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर सऊदी अरब, कुवैत और ईरान ये 3 इस विवाद में सम्मिलित हैं। इस गैस क्षेत्र की खोज 1967 में हुई थी। ये कुवैत की पूर्वी समुद्री सीमा पर स्थित है। आप देख सकते हैं कुवैत है, इसके पूर्वी समुद्री सीमा पर स्थित है ये। और ईरान इस क्षेत्र को आराश कहता है। ईरान के द्वारा इस क्षेत्र को आराश कहा जाता है और इस क्षेत्र पर ईरान अपना दावा करता है। सऊदी अरब, कुवैत का कहना है कि इस क्षेत्र में धन का दोहन करने का उसे संपूर्ण अधिकार है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर इन 3 देशों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन 3 देशों के बीच में आराश डोरा गैस क्षेत्र को लेकर विवाद है। और आराश क्षेत्र इसको किसके द्वारा कहा जाता है? तो ईरान के द्वारा कहा जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस के साथ हस्ताक्षर किया है व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए। व्हाइट शिपिंग क्या है? तो वाणिज्यिक गैर सैन्य व्यापारी जहाजों की पहचान करना, मतलब ऐसे व्यापारिक जहाज जो गैर सैन्य हो, सैन्य न हो, उनकी पहचान करने के लिए है। और यहाँ पर अग्रिम जानकारी के आदान प्रदान की जाएगी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसमें अलग अलग रंगों से, व्हाइट, भूरे रंग से सैन्य जहाजों को प्रदर्शित किया जाता है, व्हाइट से जो व्यापारिक जहाज होते हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है, और जो संदेहास्पद होते हैं उनको ब्लैक कलर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये व्हाइट शिपिंग परियोजना बेसिकली फिलीपींस के साथ इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आएगा, महत्वपूर्ण होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।